वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के हिंदी को। क्लास 6 की बुक है वसंत भाग 1। तो हिंदी के चैप्टर 6 को हम पढ़ेंगे। चैप्टर 6 है पार नज़र के। पार नज़र के में जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी प्रश्न हैं, हम उसके उत्तर को यानी कि आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये जो चैप्टर है इसको हिंदी में अनुवादित किया गया है रेखा देश पांडे के द्वारा। रेखा देश पांडे के द्वारा इसको हिंदी में अनुवादित किया गया है। और किस लैंग्वेज से हिंदी में अनुवादित किया गया है? हिंदी में अनुवादित किया गया है का मतलब है कि हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। मूल रूप से बेसिकली ये जो चैप्टर है वो मराठी भाषा में लिखा गया है। मराठी भाषा में इस चैप्टर को लिखा है जयंत नलिकर जी ने, और मराठी लैंग्वेज से हिंदी का जो ट्रांसलेशन है, जो कि आपके बुक में ये चैप्टर दिया गया है हिंदी में, इसका ट्रांसलेशन जो किया है, इसको ट्रांसलेट किया है रेखा देशपांडे ने। तो सबसे पहले जानते हैं जयंत नलिकर जी के बारे में। जयंत नलिकर जो हैं इनके जीवन का परिचय हम लेते हैं। जो मराठी भाषा में ये जो मूल रूप से लिखी गई है, ओरिजिनल जो इसको कंपोज किया है, लिखा है, वो लिखा है जयंत नालिकर जी ने। तो जयंत नालिकर जी का जन्म हुआ था 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। ठीक है। और उन्होंने अपनी शुरुआत की थी, जो पढ़ाई की वो की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है मुझे और गर्व भी हो रहा है कि मैं भी BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ही स्टूडेंट रहा हूँ। तो जयंत नालिकर जी भी, उन्होंने जो पढ़ाई शुरू की वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा ली, जहां उनके पिता विष्णु वासुदेव नालिकर गणित विभाग में प्रोफेसर और प्रमुख थे। उनके जो फादर थे, उनके जो पिताजी थे, वो उसी यूनिवर्सिटी में BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे और अपने हेड के प्रमुख भी थे, यानी कि डीन थे अपने फैकल्टी के। उनकी माँ सुमति नालिकर जो थी वो संस्कृत की एक विद्वान महिला थी। उन्हें संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज थी सुमति नालिकर जी को। 1957 में नालिकर ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से BSc की डिग्री प्राप्त की। 1957 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हुए। उसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई शुरू की। ठीक है। जहां उन्होंने 1959 में गणित में BA की उपाधि प्राप्त की और वरिष्ठ रेंगलर थे। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने PG किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया गणित में यानी कि मैथ्स में। 1960 में उन्होंने खगोल विज्ञान के लिए टायसन पदक जीता। 1960 में उन्होंने खगोल विज्ञान के लिए क्या जीता? टायसन पदक जीता। कैम्ब्रिज में डॉक्टरेट की पढ़ाई के दौरान, यानी कि जब वो PhD कर रहे थे कैम्ब्रिज में, उन्होंने 1962 में स्मिथ का पुरस्कार जीता, यानी कि स्मिथ का पुरस्कार का मतलब है स्मिथ्स अवार्ड जीता। ओके। 1963 में फ्रेड हॉयल के मार्गदर्शन में PhD की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के किंग्स कॉलेज में बेरी रामसे फैली के रूप में कार्य किया और खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। 1964 में वैज्ञानिक पत्रों और पुस्तकों को लोकप्रिय विज्ञान साहित्य के अलावा नालिकर ने अंग्रेज़ी, हिंदी और मराठी में विज्ञान कथाएँ, उपन्यास और लघु कथाएँ लिखी है। ठीक है। तो मास्टर्स डिग्री उन्होंने कब प्राप्त की? खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में 1964 में। ओके। उसके बाद वैज्ञानिक पत्रों और पुस्तकों और लोकप्रिय विज्ञान साहित्य के अलावा वो साइंस फिक्शन तो लिखते ही लिखते थे, साथ ही साथ उसके अलावा क्या लिखते थे? इंग्लिश, हिंदी, मराठी लैंग्वेज में साइंस स्टोरीज़ उन्होंने लिखी, उपन्यास लिखे और स्मॉल स्टोरीज़ भी, शॉर्ट स्टोरीज़ भी उन्होंने लिखी। वह NCERT के विज्ञान और गणित के पाठ्य पुस्तकों के लिए सलाहकार भी हैं। ओके। अभी NCERT की जो साइंस एंड मैथ्स की जो सिलेबस कैसे होगा, डिसाइड कौन करेगा, उस सलाहकार समिति में, उस कमेटी में नालिकर जी अभी हैं। नालिकर को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और मानद डॉक्टरेट प्राप्त हुए हैं। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण को उनके शोध कार्य के लिए 2004 में सम्मानित किया गया था। उन्हें 2004 में उनके रिसर्च वर्क्स के लिए पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न के बाद। इससे पहले 1965 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें 1981 में FIE फाउंडेशन के द्वारा क्या किया गया
के द्वारा राष्ट्रभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें वर्ष 2010 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला। 2010 में उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला। वह भटनागर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता है, उन्हें भटनागर अवार्ड भी मिला है। MP बिरला अवार्ड और सोसाइटी एस्ट्रोनॉमिक डी फ्रांस का जो एक पुरस्कार होता है प्रिक्स जुल्स जैनसन, इस पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया है। तो इतने सारे अवार्ड्स उनको मिले हैं। वह लंदन के रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के एक एसोसिएट और 3 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों और तीसरे विश्व विज्ञान अकादमी के फेलो हैं। उन्हें ये इन संस्थानों के सदस्य भी हैं। अपने वैज्ञानिक अनुसंधान के अलावा जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके अलावा और क्या करते हैं वो, नार्लिकर को अपनी पुस्तकों, लेखों और रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान के संचारक के रूप में जाना जाता है। विज्ञान का संचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। इन प्रयास के लिए उन्हें 1996 में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। उन्हें 1980 के दशक के अंत में कार्ल सागन के टीवी शो कॉस्मोस अ पर्सनल बॉयज़ में दिखाया गया था। 1989 में उन्हें केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा आत्माराम पुरस्कार मिला। 1990 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला। 2014 में उन्हें मराठी में अपनी आत्मकथा और 4 नांगरा ताले भूल भुलैया विश्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। तो ये था जीवन परिचय जयंत नार्लिकर जी का। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? तो छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। ठीक है। इस कहानी के अनुसार आपको पता है कि नार्लिकर जी फिक्शन लिखते थे, साइंस फिक्शन। तो इस कहानी में उन्होंने बताया कि जो छोटू का परिवार था वो मंगल ग्रह पर बने भूमिगत घरों में रहता था। मंगल ग्रह पे अंडरग्राउंड होम्स थे, उसमें रहता था छोटू। दूसरा प्रश्न है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। एक सुरंग था जिसमें छोटू बार बार जाने का प्रयास करता था। उसके पिता हर रोज़ काम के लिए उसी सुरंग से होकर जाते थे, लेकिन छोटू को इसकी इजाज़त नहीं थी। ऐसा क्यों था? तो छोटू को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को उस सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उस सुरंग से होता हुआ ज़मीन पर जाने का एक रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। अगला प्रश्न है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की? तो उत्तर है, छोटू जब कंट्रोल रूम में गया तो उसने देखा सब लोग मंगल पर उतरे हुए यान की वजह से परेशान थे। जब उसका ध्यान स्क्रीन पर था तो उसका ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिसके बटनों को देखकर वो स्वयं को रोक न सका और बटन दबाने की हरकत कर दी। तो उसने क्या देखा? जब वो कंट्रोल रूम में गया तो उसने देखा कि जितने भी लोग थे वहाँ पे, वो मंगल पर एक यान उतरा हुआ था, एक जो यान है वो उतरा हुआ था, उसके वजह से सब परेशान थे। लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर गया तो उसने देखा कि वहाँ पे कंसोल पैनल लगा हुआ है और जिसे देखकर वो बटन को देखकर दबाने के लिए चला गया। तो ये हरकत उसने कर दी। अगला प्रश्न है, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। इस कहानी में ये बताया गया है कि मंगल ग्रह पे कभी जो हालत थे वो काफ़ी सामान्य थे। जैसा अर्थ पे है, जैसा पृथ्वी पे सब लोग रहते हैं, वैसा मंगल पे भी जनजीवन बहुत ही सामान्य था। ये कैसे नष्ट हो गया? ये सब कैसे बर्बाद हो गया? तो उत्तर है, मंगल पर पहले आम जनजीवन हुआ करता था, परंतु सूरज में हुए परिवर्तन के कारण वहाँ के वातावरण में बदलाव आने लगा और इस तरह प्रकृति में भी बदलाव आने लगा, जिसकी वजह से पशु पक्षी, पेड़ पौधे और अन्य जीव उस बदलाव को सहने में असमर्थ हो गए और धीरे धीरे मरने लगे, जिससे वहाँ का सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और कुछ भी नहीं बच सका। तो ये रीज़न था, वहाँ पे सब कुछ नष्ट हो गया। अगला प्रश्न है, कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था? जो स्पेस क्राफ्ट था उसको किसने भेजा था और क्यों भेजा था? तो उत्तर है, अंतरिक्ष यान को नासा ने भेजा था। नासा क्या है? अमेरिका की जांच एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा नाम है। तो नासा ने उस यान को भेजा था मंगल ग्रह पे, ताकि वह मंगल की मिट्टी के नमूनों को एकत्र करके पृथ्वी पर जांच के लिए मंगवा सके। वहाँ मंगल पे जो मिट्टी है उसको एकत्र करने के लिए और पृथ्वी पर मंगवाने के लिए उस अंतरिक्ष यान को उन्होंने भेजा था। अगला प्रश्न है, सिक्योरिटी पास उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। तो कहानी में एक लाइन है कि छोटू जब वो कार्ड लेके जाता है, अपने पापा की कार्ड, और जैसे ही
सिक्योरिटी पास उठाता है वो दरवाज़ा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इसे और भी दूसरे तरीके से कह सकते हैं, सिक्योरिटी पास उठाते दरवाज़ा बंद हो गया को और हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। तो आपको कह रहा है कि ये दोनों वाक्य में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े तुम स्वयं सोच कर लिखो। तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे 2 तरीके से। तेरे जाते ही बस आ गई, इसको और कैसे बोल सकते हैं, जैसे ही तू गया बस आ गई। दूसरा, उसने पकड़ा पर खाना गिर गया, तो कैसे बोल सकते हैं, जैसे ही उसने पकड़ा खाना गिर गया। डॉक्टर के कहते ही बस चल पड़ी, तो जैसे ही डॉक्टर ने कहा बस चल पड़ी। तो इस तरीके से 2 तरीके से हम एक ही बात को लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के लिए के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। तो 3 लोग हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये जो अजनबी से निपटने के कौन से तरीके बताते हैं और क्यों बताते हैं। तो देखिए उत्तर है, नंबर 1 के अनुसार यानों को नष्ट करना समझदारी नहीं थी। वो जो यान आ गया था, तो नंबर 1 कहता है कि यानों को नष्ट करना हमारे लिए समझदारी की बात नहीं होगी, क्योंकि इससे उन यानों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाएगा। कि अगर हम यान को नष्ट कर देंगे तो उस यान का जो रहस्य है वो हम जान नहीं पाएंगे। नंबर 1 ये कहता है। उसके अनुसार ये यान जीव रहित यान थे, मतलब उसमें इंसान उसको हैंडल नहीं कर रहा था, वो जीव रहित था, मतलब उसमें कोई इंसान नहीं था, जिससे उनके ग्रह को कोई खतरा नहीं था। इसी बात का समर्थन करते हुए नंबर 2 कहता है कि अगर यंत्रों को बेकार कर दिया जाए, यानी कि उस यान में जो यंत्र लगे हुए हैं, स्पेसक्राफ्ट में जो यंत्र लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, अगर उसको नष्ट कर दें तो उनके अस्तित्व को खतरा हो सकता था। इसीलिए नंबर 2 के अनुसार सिर्फ अवलोकन करने में ही भलाई थी। तो वो कहते हैं कि सिर्फ अभी एनालाइज करिए, अभी कुछ मत करिए, एक्शन मत लीजिए, कुछ भी हो सकता है। और कुछ इस तरह नंबर 3 के अनुसार ऐसे प्रबंध करने आवश्यक थे जो उनके अस्तित्व को छिपाने में सहायक हो, ताकि उन्हें यहाँ कुछ भी प्राप्त न हो सके। नंबर 3 कहता है कि सबसे अच्छा ये रहेगा कि हम अपने एग्जिस्टेंस को यहाँ पे किसी तरीके से हाइड कर दें, इन्हें पता ना चल सके कि मंगल ग्रह पे हम रहते हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो ये हमारे लिए खतरे की बात हो सकती है। तो तीनों के अलग अलग सुझाव थे। अगला प्रश्न है, छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। उपर्युक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। देखिए ये दोनों वर्ड्स क्या है, दोनों जो सेंटेंसेज है, वाक्य हैं, वो कैसे है। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, तो नज़र दौड़ाई, और छोटू ने चारों तरफ देखा। इनका मीनिंग तो सेम है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, अलग है ना। वाक्यों में मुहावरे विशिष्ट अर्थ देते हैं। तो ऊपर जो है नज़र दौड़ाई, वो मुहावरे का उपयोग किया गया है, क्लियर है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। इन वाक्यों या उचित संदर्भों में प्रयोग करो। तो इन्हें प्रयोग करना है आपको। कैसे करेंगे, नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़रें नीची होना। नज़र पड़ना का मतलब अचानक से दिख जाना, नज़र रखना मतलब किसी की जासूसी करना, नज़र आना का मतलब दिख जाना बहुत सारे लोगों की भीड़ में, नज़र नीची होना मतलब शर्म से पानी पानी हो जाना, शर्म से नज़रें झुक जाना। तो कैसे प्रयोग करेंगे इसका, इन मुहावरों का वाक्य में। तो देखिए नज़र पड़ना का क्या करेंगे, ज़मीन पर पड़े नोट पर मेरी नज़र पड़ गई। नज़र आना, सोनू की गलती सबको नज़र आ गई है। नज़र रखना, परीक्षा में अध्यापक सब बच्चों पर नज़र रखे हुए हैं, यानी कि आप चीटिंग नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, नज़रें नीची होना, तुम्हारी गलत आदतों से हमारी नज़रें नीची हो गई है, यानी कि तुम इतना बुरा काम करते हो कि हम शर्म से पानी पानी हो गए हैं, हमें शर्म झेलना पड़ता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 शब्दों की कड़ी दी गई है। प्रत्येक कड़ी का एक शब्द संज्ञा है और दूसरा शब्द विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण है। तो आपको जो ये चीज़ दिख रही है, 2 वर्ड्स के पेयर, आकर्षक और आकर्षण, प्रभाव और प्रभावशाली, प्रेरणा और प्रेरक। इनमें से एक वर्ड संज्ञा है, एक वर्ड विशेषण है, एक वर्ड संज्ञा है और एक वर्ड विशेषण है। तो कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और वाक्य बना के आपको बताना है। तो आकर्षण संज्ञा है और आकर्षक विशेषण है। जैसे मैं बोलूँ कि तुम बहुत आकर्षक हो, तुम बहुत आकर्षक व्यक्ति हो, तो तुम व्यक्ति हो, व्यक्ति एक संज्ञा है और आकर्षक विशेषण है। तो वाक्य बनाते हैं। आकर्षण संज्ञा है, कैसे बनाएंगे, अपने अभिनय द्वारा सीमा सबके आकर्षण का केंद्र बन गई है, तो आकर्षण यहाँ पे संज्ञा है। और आकर्षक जो विशेषण है उसको कैसे लिखेंगे, रोहित का व्यक्तित्व तो आकर्षक था, मतलब रोहित की जो पर्सनैलिटी थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। देन सेकंड है, प्रेरणा संज्ञा है और प्रेरक विशेषण है।
संज्ञा का पहले बनाते हैं, मुझे इस कहानी से प्रेरणा मिली। और सेकंड, इस किताब में कई प्रेरक कहानियाँ हैं। थर्ड, प्रभाव संज्ञा है, प्रभावशाली विशेषण है। तो पहला है युद्ध का प्रभाव विनाशकारी होता है, और विशेषण से कैसे बनाएंगे, प्रधानमंत्री ने प्रभावशाली भाषण दिया। तो इस तरीके से संज्ञा और सर्वनाम को हमने अलग कर दिया और वाक्य भी बना लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ से फ और ज वाले नुक्ते जो वाले 4-4 शब्द है छाट कर लिखो। इस सूची में 3-3 शब्द अपनी ओर से भी जोड़ो। आपको बोल रहा है कि जिस इस चैप्टर में जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें नुक्ता लगा हुआ है उनको आपको छांट के लिखना है और अपने अनुसार भी कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं उसमें। तो नुक्ता क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। अगर ऐसा लिखें, ऐसा फ, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे फ। क्या, फ। लेकिन अगर इसी में हम नीचे नुक्ता लगा दें, यहाँ पे ये जो ये लग गया बिंदु नीचे की तरफ, ये इसको कहते हैं नुक्ता। तो अब ये जो बन गया नुक्ता यहाँ पे लग गया, तो अब ये फ क्या बन गया, फ। क्या, फ। वैसे ही इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, इसको प्रोनाउंस करेंगे ज। क्या, ज। लेकिन ज में जब हम नीचे नुक्ता लगा देंगे ऐसे यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, ज। क्या, ज। वैसे ही ये होता है क, और क के नीचे हम नुक्ता लगा दें तो बन जाएगा क। क्या, क। ये होता है ख, और ख के नीचे जब हम नुक्ता लगा दें तो बन जाता है ख। ख। तो नुक्ता लगाने से वर्ड्स क्या हो जाते हैं, थोड़े से उनको अलग ढंग से प्रोनाउंस करना पड़ता है। तो नुक्ता कुछ वर्ड्स में लगे हम उनको प्रोनाउंस करते हैं। जैसे सबसे पहले फ से देखिए, फ के नीचे नुक्ता लगा दिया, बन गया फ। तो फ से क्या क्या वर्ड्स है, तरफ, स्टाफ, सिर्फ, साफ, फ़ोन, फ़ोन नहीं, क्या, फ़ोन, फ़ोन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फ़ोन। वैसे ही फल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फल। कप, कफ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कफ, क्योंकि नुक्ता लगा हुआ है फॉर्म में। देन ज के नीचे नुक्ता लगा दिया, बन गया ज। तो रोज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रोज़। नज़र नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नज़र, क्योंकि सब में ज में देखिए नुक्ता लगा हुआ है तो ज बोलेंगे उसको। इंतज़ार, इंतज़ार नहीं, क्या, इंतज़ार। वैसे ही ज़मीन, ज़ोर, ज़बान, साज। तो ऐसे वर्ड्स के नीचे नुक्ता लगा देने पे उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। ओके, तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही प्रश्न थे, हमने सबके उत्तर को डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो। NCERT जोन का इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा पेज है NCERT जोन के नाम से, वहाँ पे जाके आप हमें सब लाइक कर सकते हैं हमारे पेज को। साथ ही साथ अगर इस वीडियो की PDF फाइल आपको डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, तो जा करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।